Hello everyone, this is your tutor from BDG Biotechnology Education YouTube channel. Here I am going to explain you the recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology which has been mentioned in your BTech in Biotechnology syllabus, and this is really important as well as this is an important topic which can came into in your examination. So this is really important, so I'm just going to give you an overview of recombinant DNA technology. So let's start the topic. So here firstly we will see the definition of the recombinant DNA technology. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है ये एक जीन मैनिपुलेशन टेक्निक होती है। दूसरा एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज़ करके हम लोग जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी फिनोटाइप को बदल सकते हैं। और कब बदलते हैं? जब हम लोग कोई एक जेनेटिकली अल्टर्ड वेक्टर को जो है उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब हम लोग इंसर्ट करते हैं, देन जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म जो डिज़ायर्ड जीन को हम लोग इंसर्ट किए हैं उसके हिसाब से फिनोटिपिक फीचर्स दिखाने लगता है। सो दैट्स वाई द recombinant DNA technology is known as the gene manipulation technique and it changes the phenotype of the organism. सो यहाँ पर पहला पॉइंट तो क्लियर है कि ये जो है एक जीन मैनिपुलेशन टेक्निक है। दूसरा जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये मान लेते हैं डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ जीन है, तो यहाँ से हमें इसको जो है किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है इंसर्ट करना है। इस फीचर मान लेते हैं कोई एक अच्छा फीचर वाला जीन है और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इंसर्ट करना है उसके अंदर से हम लोग जो है प्लाज्मिड निकालेंगे। प्लाज्मिड को हम लोग जो है एंजाइम से कट करेंगे एंड देन इस जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है इसके साथ जो है हम लोग लाइगेट करेंगे उसको। इट मीन्स हम लोग डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज़ करके इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे एंड देन हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग जो है होस्ट की बॉडी के अंदर फिर से ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हमें जो ये डिज़ायर्ड जीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जो है हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर दिख पाए। So that is all about the recombinant DNA technology. So let's move ahead. And I think the definition of the recombinant DNA technology is clear to you. Now it involves the introduction of a foreign piece of DNA structure into the genome which contains our gene of interest. So as I have already told you कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फॉरेन पीस ऑफ डीएनए जो होता है उसको हम लोग जो है उस मतलब जीनोम में इंसर्ट करते हैं जिसमें हमारा जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है होता है। इमर्ज विद द डिस्कवरी, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करिएगा। इट मीन्स कि हमारा जो वेक्टर होगा उसके साथ हम लोग जो है अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है दोनों को इंटीग्रेट करके होस्ट के बॉडी के अंदर जो है हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर है हमारा इट इमर्ज विद द डिस्कवरी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन द ईयर 1968 बाय स्विस माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्नर आर्बर। सो ये जो है आरडीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई? जब हमारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हुई थी उसी के साथ जो है आरडीएनए की भी डिस्कवरी हुई थी। और इसको किसने किया था? एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वर्नर आर्बर। इन्होंने की थी किस ईयर में? 1968 में। सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्ड फॉर 1 mark or 2 mark question. So who have discovered the RDNA technology? So the answer would be Warner Arber. And in which year? 1968. और ये भी है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है दोनों प्रोसेस, मतलब पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हुई एंड देन आफ्टर इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। एंड देन है हमारा टूल्स। सो व्हाट आर द टूल्स विच आर यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें एंजाइम। एंजाइम में भी हम लोग जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। गाइज आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू इन डिटेल, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू से बट इन ओवरव्यू मैं ऐसे बता रही हूँ। सो इसमें एंजाइम दो लगेंगी, इंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या काम होता है? ये जो है डीएनए फ्रैगमेंट्स को कट करने का काम करती हैं एंड ये जो है स्टिकी
स्टिकी एंड को जो है प्रोड्यूस करती हैं, स्टिकी एंड्स। ये हो गया हमारा एंडोन्यूक्लियस लाइगेज एंजाइम का क्या काम होता है, ये दो दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो है जोड़ने का काम करती हैं। जैसे ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट्स है और ये डीएनए फ्रेगमेंट्स है। जब हम लोग इसको जो है लाइगेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे देन ये जो है दोनों फ्रेगमेंट को जोड़ देगा। सो दो एंजाइम यूज होती है विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड द सेकेंड वन इज़ द लाइगेज एंजाइम। फिर इसके बाद है हमारा वेक्टर। सो वेक्टर इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एंड वेक्टर का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। वेक्टर क्या करता है, ये जो है हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसको जो है कैरी और इंटीग्रेट करने में मदद करता है और ये एज अ व्हीकल काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है डिज़ायर्ड जो जीन है हमारा उसको हम लोग जो है किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको हम लोग वेक्टर के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट हु इज़ कैरिंग द डिज़ायर्ड जीन, सो ये हमारा वेक्टर ही कैरी कर रहा है एंड इसी के साथ हम लोग जो है इसको इंसर्ट कर देंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। नाउ फिर उसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ होस्ट ऑर्गेनिज्म। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको किसके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है देखना है डिज़ायर्ड जीन का, तो उसके लिए तो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन होता है, जिसके अंदर हम लोग जो है आरडीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ द प्रोसेस। सो प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि रियली इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, फिर हमारा कटिंग द जीन एट द रिकॉग्निशन साइट्स, फिर उसके बाद एम्पलीफाइंग द जीन कॉपीज थ्रू द पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम लोग जो है जो जीन की कॉपीज़ हैं उनको एम्पलीफाई करेंगे, मतलब इनकी मल्टीपल कॉपीज़ को बनाएंगे। फिर फोर्थ स्टेप है हमारा लाइगेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अब हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है इट मीन्स जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है प्लस हमारा जो वेक्टर डीएनए, इन दोनों को जो है एक दूसरे के साथ लाइगेट करेंगे। फिर उसके बाद लाइगेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट आर डीएनए इनटू द होस्ट बॉडी। सो ये हो गया हमारा स्टेप्स। नाउ सी द प्रोसेस। सो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है बट आई डोंट हैव मच स्पेस, सो आई हैव टू drawn it in a very small space. So yes, so सबसे पहले देखते हैं हमारा यहाँ पर जो है डोनर सेल है। सो लेट मी ड्रॉ हियर। सो मान लेती हूँ कि ये जो है हमारा डोनर सेल है। अब इसके अंदर जो है ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसको हम लोग जो है ये हमारा फॉरेन डीएनए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यहाँ पर जो है हम लोग अप्लाई करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाने के बाद हमारा क्या होगा कि ये जो है फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। अब ये यहाँ तक हमारा जो है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया है उसका हम लोग जो है वेक्टर ले रहे हैं, तो यहाँ से इसका ये जो है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर हो गया एंड ये जो है उसका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को हम लोग निकालेंगे यहाँ से, एक साइड को हम लोग जो है मान लेते हैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा के इसको जो है कट कर दिए। इतना हो गया हमारा। अब इन दोनों पार्ट को जो है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग द लाइगेज एंजाइम। सो लाइगेज एंजाइम का यूज़ करके हम इन दोनों को जो है इंटीग्रेट कर दिए। अब ये हमारा जो है आरडीएनए हो गया, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड और हमारा डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो गए। अब इसको हम लोग जो है जो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। सो ये जो है मल्टीपल हमारा इंटीग्रेटेड आरडीएनए बन जाएगा एंड देन हमारा जो है क्लोनिंग मतलब हो गई हमारी। अब इसको जो है हम एक मीडियम में जो है क्लोन्स ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरियम इन अ मीडियम, एक मीडियम में इनको जो है डालेंगे। डालने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट वाले डीएनए होंगे वो तो सरवाइव कर लेंगे। इट मीन्स कि जो ये डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये जो है हमारा वेक्टर डीएनए दोनों इंटीग्रेट किए अगर प्रॉपरली, तो उस मीडियम में वो तो सरवाइव कर लेंगे, और जो नहीं इंटीग्रेट हुए हैं मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बने हैं वो जो है वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। तो
हम लोग जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और जो सर्वाइव करते हुए हमारे rDNA होंगे उनको जो है हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और वही जो है हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से जो है आइसोलेट कर लेंगे। सो यहाँ पर है हमारा डोनर सेल, यहाँ से हम लोग फॉरेन डीएनए निकाले, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग इसको फ्रैगमेंट्स में तोड़ लिए। अब यहाँ पर बैक्टीरियल सेल है, यहाँ से प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए को निकाले, इसको भी हम लोग जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, एंड देन दोनों को हम लोग जो है लाइगेज एंजाइम से एक दूसरे में इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे, एंड देन इसको जो है होस्ट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। फिर यहाँ पर बैक्टीरियम विथ rDNA, हमारा जो ये बैक्टीरिया है ये अब rDNA के साथ है, अब इसको जो है इसकी क्लोनिंग होगी, इट मीन्स मल्टीपल कॉपी बनेंगी। फिर इसको जो है मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पर जो rDNA हुआ रहेगा, इट मीन्स कि जहाँ पर rDNA प्रोसेस डन होगा जिस सेल में, वो जो है सर्वाइव कर लेगा, और जहाँ पे rDNA बना ही नहीं है अच्छी तरीके से, वो जो है वहीं पर ख़त्म हो जाएगा उस मीडियम में। तो फिर जो बचा रहेगा वो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा, और उसको हम लोग जो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से निकाल लेंगे। So that is all about the process of the rDNA technology. Now the application. So it can be used for the detection of HIV in a person. So किसी पर्सन के अंदर जो है HIV के सिम्पटम या फिर HIV है, तो उस केस में हम लोग जो है rDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा, जीन थेरेपी में यूज़ होता है इसका। फिर उसके बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस जैसे एलाइजा होता है हमारा, उसमें हम लोग जो है यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं बहुत सारी, उनको बनाने के लिए, जैसे हमारा फ्लेवर सेवर टोमेटोज़ होता है, गोल्डन राइस होता है, बीटी कॉटन, ये सब जो है rDNA टेक्नोलॉजी से ही बनते हैं। फिर हमारा है प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन का प्रोडक्शन भी जो है हम लोग rDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सो एडवांटेजेस में ये क्या होता है, एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि मान लेती हूँ मुझे इंसुलिन दवा है, मतलब इंसुलिन दवा है, उसको मुझे जो है लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो rDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मुझे जितने अमाउंट में इंसुलिन की वो चाहिए, इंसुलिन दवा, उतनी दवा मैं जो है rDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बना सकती हूँ। फिर उसके बाद अनलिमिटेड यूटिलाइजेशन, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा यूज़ है, अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं इसका, बहुत सस्ता होता है, एंड ये जो है नेचुरल इनहिबिटर्स जो होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंट होता है। इट मीन्स उनको जो है उनके प्रति ये जो है रेजिस्टेंट होता है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, हम लोग यहाँ पर किसी की मतलब किसी भी सेल से हम लोग डीएनए निकाल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रहे हैं, सो देयर वुड बी अ चांसेस दैट इट वुड कॉज द म्यूटेशन, so there can be chances of mutations as well, and the second one is can destroy the natural ecosystem। ये तो बात सही है, अगर मान लेते हैं कि कोई चाह रहा है कि उसको एक डिज़ाइनर बेबी मिल जाए, तो वो जो है डिज़ाइनर जीन जो होगा किसी ऑर्गेनिज़म की बॉडी से निकाल करके, और जिस ऑर्गेनिज़म में चाहता है वहाँ से वो डीएनए को निकाल करके वेक्टर को, एंड इस जो डिज़ाइनर जीन है इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दे, तो उसको डिज़ाइनर बेबी मिल जाएगा फ्यूचर में। सो इस तरीके से क्या होगा, जो एक नेचुरल इकोसिस्टम है हमारी इस कंट्री का, या फिर ये जो अर्थ पे जो नेचुरल इकोसिस्टम चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। so it can harm to the natural ecosystem as well, and the third one is the non economical for every people। so it is cheap but सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना भी सस्ता नहीं होता है, एंड सस्ता होता भी है फिर भी ये सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन इकोनॉमिकल फॉर एवरी पीपल। So I have covered everything which are important to write in exams, as well as some facts are also there, in which year it has been discovered and by whom. All these things, tools, technology, process, application, advantage, disadvantage. So all these things are really important. Please explain them in detail while you are writing your examination.
so that you can fulfill around 2 to 3 pages, so that you can get a good marks in your examination. As well as you can explain any other example, like after explaining the process, you can give an example of the BT cotton. so BT cotton कैसे बना, उसमें क्या क्राइज इनके बारे में, एंड ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट, एज वेल एज राइट 5 to 6 examples also. Only name and explain the process of formation of one rDNA technology based organism or either any crop, so that you can get good marks. So I think everything is clear to you. If you have any doubt, please mention in the comment box. Thank you so much. Keep sharing and liking my videos. Thank you.